हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है इसको समझिए पहले। बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है रेप्लिकेशन, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में, इन दोनों में क्या होता है। रेप्लिकेशन में बेटा और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसलेट हो जाती है दूसरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। भाई ये एक जेनेटिक कोड है, भाई ये एक न्यूक्लिक एसिड है, ये एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। मान लो मैं कह रहा हूं डीएनए है या कुछ भी हो सकता है। डीएनए है, वो एक न्यूक्लिक एसिड है, वो दूसरे न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लिक एसिड में आती है या नहीं आती है, आ जाती है ना। और दोनों के ही केस में होती है, चाहे रेप्लिकेशन के केस में चाहे ट्रांसक्रिप्शन के केस में। जो इंफॉर्मेशन यहां पर होती है वो यहां पर दूसरे वाले न्यूक्लिक एसिड में आ जाती है। चाहे आप डीएनए से डीएनए की बात करिए बेटा, और चाहे डीएनए से आरएनए की बात करिए। कैसे आ जाती है आपको पता है, इसलिए आ जाती है क्योंकि डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की वजह से हमारे लिए आसान हो जाता है कि एक न्यूक्लिक एसिड का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरे न्यूक्लिक एसिड के जेनेटिक इंफॉर्मेशन में आसानी से आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन दिक्कत असल में प्रोटीन की सिंथेसिस में आती है। दिक्कत हमें प्रोटीन की सिंथेसिस में आती है, यानी ट्रांसलेशन में। क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर बेटा ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में आपके ट्रांसलेशन में क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है ना, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है और उसको कन्वर्ट होना होता है किसमें, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में। यही तो होता है भाई। अरे भाई प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन बहुत सी अमीनो एसिड से मिलके एक चेन बनाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन एक तरह का पॉली अमीनो एसिड ग्रुप होता है। वो भाई एक अमीनो एसिड है, वो दूसरी अमीनो एसिड से अटैच होगा, दूसरा वाला अमीनो एसिड तीसरे से अटैच होगा और तीसरा चौथे से अटैच होगा। यही तो होता है। इसी तरीके से सारी अमीनो एसिड जो होती हैं वो एक दूसरे से अटैच होती चली जाती है। किस बॉन्ड के जरिए से, बाई पेप्टाइड बॉन्ड। बात समझ में आया बेटा, ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से ये अटैच होते चली जाती है और ये प्रोटीन होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस में यानी ट्रांसलेशन में हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि आखिर ये कैसे एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में। ये बहुत दिक्कत की बात है। इस दिक्कत को बेटा काफी कुछ सॉल्व किया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के स्टूडेंट थे, जॉर्ज गैमो ने। और उन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिक कोड का बेटा टर्म दिया था, जॉर्ज गैमो ने, है ना। जॉर्ज गैमो ने, ये एक फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के स्टूडेंट थे, फिजिसिस्ट थे जॉर्ज गैमो, जिन्होंने बेटा सबसे पहले जेनेटिक कोड का टर्म दिया और यह समझाने की कोशिश की कि आखिर कैसे जो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है आखिर वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में। बात समझ में आई कुछ। उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्हीं का कंट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो 4 बेसेस होते हैं, 4 ही बेस होते हैं ना भाई, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और यूरेसिल, है ना। लेकिन आरएनए केस में थायमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है, सिस्टीन होता है। ये तो चार तरह के बेसिस होते हैं। अब उन्होंने कहा कि देखो जो 4 बेसिस होते हैं और अमीनो एसिड कितनी तरह की होती है, 20 तरह की अमीनो एसिड होती है जिन्हें हम लोग मैजिक 20 कहते हैं। उन्होंने कहा कि देखो 4 बेसिस होते हैं और ये जो 4 बेस जो होता है, 4 बेस को 20 अमीनो एसिड को कोड करना होता है। यही तो है भाई, 4 बेस को बेटा 20 अमीनो एसिड को कोड करना होता है। इसका मतलब ये जो बेसेस हैं वो असल में कॉम्बिनेशन में होते हैं।
सिंगल सिंगल नहीं होते हैं, कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि अगर आपको 20 अमीनो एसिड को, इन्होंने बताया कि अगर आपको 20 अमीनो एसिड को कोड करना है, 20 अमीनो एसिड को बेटा कोड करना है, अगर 20 अमीनो एसिड को अगर आप कोड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब यह है कि बेसेस कॉम्बिनेशन में होने चाहिए और बेसेस ट्रिपलेट होने चाहिए, ट्रिपलेट बेसेस होने चाहिए। फिर से सुनो, इस बात का यह एक मसला था कि आखिर किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले तक तो मामला सब समझ में आ रहा था कि भाई अगर ये डीएनए है मान लीजिए, और ये मान लीजिए आरएनए बनना है, और अगर यहां पर ए है, यहां पर जी है, यहां पर टी है, तो जाहिर सी बात है ए है तो यहां यू आ जाएगा, जी है तो यहां सी आ जाएगा, टी है तो ए आ जाएगा, ये आरएनए बन गया। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत असल में प्रोटीन के सिंथेसिस में खड़ी हो गई कि ये जो एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, मान लो ये आरएनए है ना, ये आरएनए है, और आरएनए में मान लो यहां पर ए जी, यहां पर मान लो ए यू जी आ रहा है ना, मैं दूसरे पेन से बना दे रहा हूं, मान लो यहां पर ए यू जी आ जा रहा है, यहां पर जी 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 आ जा रहा है, मान लो ये बेसिस है, इस पे जी 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 है, मान लो जी यू जी आ जा रहा है, ये बेसिस है। लेकिन जब हम इसको जब एक्सप्रेस कराते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड मिल जा रहा है। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में जैसे एयूजी जो किसको कोड करता है, आपको मैं बता दे रहा हूं, मिथ्योनिन को, जी बेटा ग्लाइसिन को, जी वैलीन को, है ना। तो ये हमारे सामने मसला था कि आखिर कैसे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इसको समझाया जॉर्ज गैमो ने। उन्होंने हम क्या कहा कि देखिए 4 बेस होते हैं और अमीनो एसिड कितनी होती है? 20 तरह की, 20 अमीनो एसिड होती है। बात समझ में? 4 बेस होते हैं और 20 अमीनो एसिड होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो बेसेस हैं उनका कॉम्बिनेशन जब बनेगा तभी जाके 20 अमीनो एसिड को कोड किया जा सकता है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन असल में ट्रिपलेट होता है, 3-3 बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है। देखो जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल में आप लोगों को समझाया था कि जब बेटा AUG, ये क्या है भाई? A एक न्यूक्लियोटाइड है, U एक न्यूक्लियोटाइड है, G एक न्यूक्लियोटाइड है, यही तो है बेटा। ये जब एक ट्रिपलेट बनेगा, ट्रिपलेट मतलब जो 3 बेस होते हैं उसे ट्रिपलेट कहेंगे। तो ये जब एक होगा ना तब वो किसी एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे ये मिथ्योनिन को, ये जी जो है वो ग्लाइसिन को, जी है वैलीन को। बात समझ भाई? तो इन्होंने कहा कि जब आप बेसिस को ट्रिपलेट जब बेसिस होगा तो वो क्या करेगा? 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेगा। उन्होंने एक परम्यूटेशन दिया इस तरीके से, ये याद रखिएगा, ये जो परम्यूटेशन दिया था, परम्यूटेशन ये इन्हीं जॉर्ज गैमो का था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? 4:4:4 हो जाएगा, यानी 64 कोडॉन। उन्होंने कहा कि बेटा कोडॉन जो होते हैं वो 64 होते हैं। कोडॉन जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं वो 64 कोडॉन होते हैं, और ये 64 कोडॉन जो होते हैं ये 20 अमीनो एसिड को कोड करेगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बात कह रहे हैं? कोडॉन तो कितना ज्यादा हो गया, 64 हो गया, और अमीनो एसिड सिर्फ 20 होती है, आखिर वो कैसे कोड होती है? इस बात को हम आगे बताएंगे। इसे डीजेनरेसी कहते हैं, इसे आगे अभी हम बात करेंगे। कुछ समझ में आई बात? बोलो बेटा, कुछ बात समझ में आई कि जॉर्ज गैमो ने क्या क्या कहा था? फिर इसी ने ये परम्यूटेशन दिया और 64 कोडॉन आया। यानी 64 कोडॉन होते हैं जो अमीनो एसिड जो कोड होती है ना, जो 20 अमीनो एसिड कोड होती है, वो किसी ना किसी 64 कोडॉन से ही कोड होती है। जैसे उसमें एक कोडॉन मैंने आपको जैसे AUG बताया, ये एक कोडॉन है बेटा, देखो ट्रिपलेट है ना, ये एक कोडॉन है, ये किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है? मिथ्योनिन। इसी तरीके से GGG है ना, GGG है, वो किसको कोड कर रहा है? ग्लाइसिन। इसी तरीके से बेटा GUG है, ये किसको कोड कर रहा है? वैलीन। इसी तरीके से और कोडॉन अभी हम आपको बताएंगे। तो ये एक कोडॉन है, ये दिस इज वन कोडॉन, है ना। जो कोडॉन अगर आपको डिफाइन करना हो कोडॉन क्या होता है, तो आप कहेंगे ट्रिपलेट ऑफ बेसिस या ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करती है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर AUG क्या है? ये एक कोडॉन है,
ये एक कोडॉन है, ये किसको कोड करती है? ये एक अमीनो एसिड है मिथ्योनिन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं जी की बात करूं, ये भी क्या है? एक कोडॉन है। किसको कोड करती है? ये किसको कोड करती है बेटा? ग्लाइसिन को। इसी तरीके से GUG ये वैलिन को कोड करती है। बात समझ में आई कुछ? ठीक है। लेकिन ये तो मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया कि उन्होंने 64 कोडॉन दिया, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे आया कि कोडॉन जो होते हैं वो ट्रिपलेट ही होते हैं? इन्होंने तो एक बात कही थी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इनका। इन्होंने तो एक बात कही थी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में बेटा 3 साइंटिस्ट उसमें बहुत मेन है। एक ओकवा है, दूसरे हरगोबिंद खुराना है जिनको इन्हें इस पे नोबेल भी मिला था, और तीसरे जो है वो नाइरनबर्ग है, ठीक है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ओकवा का। ओकवा ने एक एंजाइम डिस्कवर किया जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम कहते हैं। अच्छा, इस एंजाइम को याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, इसे बेटा ओकोआ एंजाइम भी कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। और इस एंजाइम की खास बात यह है कि बिना टेम्पलेट के ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ सकता है। यानी एक राइबोन्यूक्लियोटाइड मान लो ए है ना, एक मान लो जी है, ये ए को जी से जोड़ देगा। मान लो यहां पर यू है, वो यू को जोड़ देगा, ए है जोड़ देगा, सी है जोड़ देगा। तो इस और ये पूरी एक आरएनए की चेन बना देगा, ठीक है। ये आरएनए की चेन बन जाएगी। जाहिर सी बात है, जब आरएनए की चेन बनेगी तभी तो उससे प्रोटीन की चेन बनेगी। बात समझ में आई? तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम की जो खास बात ये है कि वो बिना किसी टेम्पलेट के सिंथेसिस हो सकती है। यहां तक बात समझ में आई? अब आ जाओ इनके पे, हरगोबिंद खुराना पे। ये बेटा काफी, हरगोबिंद खुराना, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये इंडियन साइंटिस्ट थे, है ना, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, इनका काफी कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में, तो इसलिए इन पे क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। इन्होंने बेटा आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की थी, है ना, और उन्होंने कोपॉलीमर या होमोपॉलीमर न्यूक्लियोटाइड लिया था। कोपॉलीमर मतलब ऐसे, मान लो ए जी ए जी ए जी ए जी, या होमोपॉलीमर। बस समझ में आ रही? सेम तरह का बार बार रिपीट, सेम तरह का सेम तरह का वो बार बार रिपीट कर रहा है ना, ये इस तरीके से। तो उन्होंने क्या लिया बेटा? उन्होंने लिया यू जी यू जी यू जी यू जी यू जी यू जी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सा यू जी लिया। अब इसको क्या किया? ये तो क्या है? आरएनए की चेन है। अब इसको बेटा एक्सप्रेस करा दिया, यानी इसका ट्रांसलेशन कराया। जब इन्होंने इसका ट्रांसलेशन कराया तो उन्होंने देखा कि ये जो है ये सिस्टीन को कोड कर रही है, ठीक है बेटा, यूजीयू। ये क्या है? ये एक कोडॉन है, और ये जो जीयूजी है ये वैलिन को कोड कर रही है। इसी तरीके से फिर ये सिस्टीन को कोड कर रही है, फिर ये वैलिन को कोड कर रही है। तो इससे भी ये बात, इनके एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हुई, इनके एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हुई कि जो कोडॉन जो होता है वो हमेशा ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। इस हरगोबिंद खुराना के इस एक्सपेरिमेंट से बेटा ये बात क्लियर हुई कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है। बोलिए, बात समझ में यहाँ पे? अब तीसरे पे आ जाइए, नाइरनबर्ग पे। इन्होंने क्या किया? 4 न्यूक्लियोटाइड लिए और सबका पॉलीमर बनाया, है ना, पॉलीमर ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड। और अगर आप ये पूछा जाए कि किसने सबसे पहले जेनेटिक कोड को डेसिफर किया, देखो डेसिफर का लफ्ज का मतलब होता है कोई कोड अगर हो, है ना, कोई कोड हो और आप उसका माने सॉल्व कर लें, उसकी मीनिंग निकाल लें, उसकी मीनिंग निकाल लें, तो वो आप कहेंगे वो डेसिफर हो गया। मतलब उसकी जो मीनिंग आपने सॉल्व कर ली। कोई इस तरह का कोई मतलब हो, जैसे आपने देखा होगा इस तरह क्वेश्चन आता रहता है ना, आप लोग रीजनिंग में भी देखते होंगे कि अगर ए बी सी का मतलब है 1 2 3, ठीक है, तो एक्स वाई जेड का क्या मतलब होगा? तो आप कहेंगे भाई जेड इसका मतलब होगा 24 25 26। तो आपने क्या किया? ये एक कोड था ना, ये एक कोड था, आपने उसका जो कोड था उसको सॉल्व कर लिया, यानी आपने उसे डेसिफर कर लिया, है ना, उसके माने को आपने समझ लिया या उसके माने को आपने खोल के बयान कर दिया। बात समझ में आई? तो
जेनेटिक कोड ये तो समझ में आ रहा था कि भाई, ये तो बात समझ में आ रही थी बेटा कि यहां पर AUG GUG GGG UUU इस तरह के कोड्स हैं, है ना। ये आरएनए की चेन है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये आरएनए की चेन है। ये तो हमें समझ में आ रही थी बेटा कि ये आरएनए की चेन है, बात समझ में आई? ये आरएनए की चेन है। लेकिन आखिर इस आरएनए की चेन से प्रोटीन जो बनती है वो अमीनो एसिड के फॉर्म में कैसे बनती है, और ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक, ये जो कोडॉन जो ट्रिपलेट्स होते हैं, आखिर कौन सा ट्रिपलेट किस अमीनो एसिड को कोड करता है, ये फाइनली सबसे ज्यादा क्लियर किसने बता दिया था? नाइरनबर्ग ने बताया कि जो कोडॉन होते हैं वो किस अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे AUG मिथ्योनिन, GUG वैलीन, GGG ग्लाइसिन, UUU फिनाइल एलेनिन, बात समझ में आई? तो इन अमीनो एसिड को फाइनली इन कोडॉन्स को किसने डेसिफर किया, यानी इनका माने किसने निकाला कि अगर AUG है तो इसका मतलब क्या होगा। भाई अगर आपको यह बात पता हो कि AUG का मतलब क्या होता है, GUG का मतलब क्या होता है, और मैं तुम्हें एक चेन दे दूं, है ना, एक चेन दे दूं AUG GUG UUU GGG, ये मैं चेन दे दूं, आरएनए की चेन, और मैं उससे कहूं कि जरा इसकी प्रोटीन बना के दिखाओ, ये प्रोटीन में कौन कौन सा अमीनो एसिड होगा, तुम देखते ही बता दोगे सर ये मिथ्योनिन, फिर ये वैलीन, फिर फिनाइलएलेनिन, फिर ग्लाइसिन होगा। तो तुमने क्या किया, क्योंकि हमें पता हो चुका है लेकिन पहले नहीं पता था ना, तो आपने क्या किया, कोड को डेसिफर किया। ये जो कोड था उसका माने पता किया, आपको माने पता था कि AUG का मतलब होता है मिथ्योनिन, और आपने लगा दिया। बात समझ में आई बेटा कुछ? तो इन्होंने सबसे पहले डेसिफर किया। इसमें इस एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने क्या किया कि 4 न्यूक्लियोटाइड लिया और उसके पॉलीमर लिए। सबसे पहले यू का लिया, तो जब यू का उन्होंने बहुत से पॉलीमर बना दिए, और जब उसको एक्सप्रेस कराया तो वो क्या उन्हें मिली, पॉलीफिनाइलएलानिन। जाहिर सी बात है, ये UUU ये फिनाइलएलानिन, इसी तरीके से और यू फिर फिनाइलएलानिन, तो पॉलीफिनाइलएलानिन मिली। CCC पॉलीप्रोलीन, AAA लाइसिन, और GGG ग्लाइसिन। याद रखना, मैं बेटा अभी आप लोगों को बताया हूं कि 64 कोडॉन होते हैं, और यहां पर कितने दिख रहे हैं, 4 कोडॉन, UUU CCC AAA GGG, ये 4 तरह के कोडॉन दिख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से कितने कोडॉन ऐसे होते हैं जो कि सब सेम तरह के होते हैं। जैसे अगर यहां पे मैं लिखूं AUG, तो अब बताओ तीनों अलग तरह का है, नहीं अलग तरह का है ना, लेकिन यहां पर देखिए आप UUU सेम है। तो याद रखना 4 कोडॉन ऐसे होते हैं जिनके तीनों, यानी जो तीनों ट्रिपलेट बेसिस जो होते हैं वो सेम होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल में, इसलिए बोल रहा हूं, इसे याद रखना। 4 होते हैं, एक फिनाइलएलानिन का, एक प्रोलीन का, लाइसिन का और ग्लाइसिन का। चले बेटा आगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए जरा कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि जेनेटिक कोड एग्जैक्टली होता क्या है। जेनेटिक कोड क्या होता है? इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन mRNA which encode the information for the synthesis of protein molecule। आरएनए की चेन में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और उन न्यूक्लियोटाइड जब ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं तो उनका कोई ना कोई मीनिंग होती है, और उस मीनिंग के बेसिस पे हम प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। बात समझ में आई? कैसे करते हैं वो तो नेक्स्ट टॉपिक में, इसके बाद वाली क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से कि आखिर कैसे हम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, जेनेटिक कोड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। ये एकदम बात सही है कि बेटा जैसा सीक्वेंस, इसीलिए मैंने एक पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि डीएनए का जैसा सीक्वेंस होगा वैसा ही सीक्वेंस क्या होगा, डीएनए का जैसा सीक्वेंस होगा बेटा वही सीक्वेंस आरएनए का होगा, और वही सीक्वेंस प्रोटीन का होगा, ये कभी टूटता नहीं। मान लो ये डीएनए का एक सीक्वेंस है ना, TACGTA, मान लो मैं कह रहा हूं। अब आरएनए का क्या सीक्वेंस होगा? T मतलब A मतलब U हो जाएगा, C मतलब G, GC, T हो जाएगा, T हो जाएगा A, और A हो जाएगा U, ठीक है। ये सीक्वेंस होगा। अब इसी सीक्वेंस में आप अमीनो एसिड को भी लिखेंगे, AUG एक अमीनो एसिड हो जाएगी, CAU एक अमीनो एसिड हो जाएगी, तो वही सीक्वेंस भी होगा। बात समझ में?
देखो कोडॉन जो होते हैं वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही रीड किया जाता है। ये तरीका होता है कि कोडॉन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही रीड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नाइरनबर्ग गेव फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर ट्रिपलेट कोडॉन। कोडॉन जो होता है हमेशा ट्रिपलेट होता है, ये इन्होंने ही सबसे पहले बताया। ठीक है, अच्छा ये बात हमें समझ में आ गई बेटा कि 64 कोडॉन होते हैं। कोडॉन्स जो होते हैं वो 64 कोडॉन्स होते हैं। इसमें 61 जो होता है ये बेटा सेंस कोडॉन कहलाता है। सेंस कोडॉन मतलब वो सेंस कोडॉन मतलब जो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करता है, यानी 61 वो कोडॉन्स होते हैं जो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अब आपका फिर वही सवाल अभी भी बरकरार है कि भाई अमीनो एसिड सिर्फ 20 है, कोडॉन 61 हो गया। अभी इसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और 3 ऐसे होते हैं, 3 कोडॉन जो बेटा स्टॉप कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं या टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं या नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन होते हैं। यानी बेटा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इस जो 3 कोडॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग नॉनसेंस या स्टॉप या टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। यानी ये तीनों कोडॉन का क्या रोल होता है, क्या काम होता है? इन तीनों कोडॉन्स का बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकने का रोल होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप करते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, वो 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG और UGA। UAA, UAG, UGA, इसे ओकर, अंबर और ओपल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोटीन की सिंथेसिस बेटा, प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है स्टार्टिंग कोडॉन से, और वो होता है AUG यानी मिथ्योनिन। देखिए, चाहे आप रेप्लिकेशन की बात करिए, चाहे आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, और चाहे बेटा आप ट्रांसलेशन की बात करें। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए चाहे ट्रांसलेशन की बात की जाए, जो सिंथेसिस होती है याद रखना ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। याद करिए, आरएनए की प्रोटीन की सिंथेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही सिंथेसिस होती है। जब आरएनए को पढ़ा तो वहां पर भी 5 प्राइम से 3 प्राइम हो रही है, और जब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे बेटा तो वो भी सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही होती है। तो ये कॉमन चीज ये है। दूसरी चीज, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट रेप्लिकेशन का क्या होता है? ओराई, आपको पता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रमोटर, प्रमोटर से स्टार्ट करते हैं, और ट्रांसलेशन मैंने अभी आपको बताया बेटा ये एक कोडॉन होता है ना, एक कोडॉन होता है जिसे AUG कहते हैं, ये स्टार्टिंग कोडॉन होता है, और ये स्टार्टिंग कोडॉन होता है बेटा, और ये किसको कोड करता है? ये एक अमीनो एसिड होती है जिसे मिथ्योनिन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है हमेशा हमेशा मिथ्योनिन से ही स्टार्ट होगी, यानी AUG से ही स्टार्ट होगी। बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? जिस तरीके से स्टॉप कोडॉन होता है 3, ये तीनों प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकने के लिए, भाई याद करो तुम लोग, चाहे प्रोटीन की सिंथेसिस में बात की जाए, चाहे रेप्लिकेशन की बात करूं, चाहे ट्रांसक्रिप्शन की। याद है ना, मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को तो मैंने बताया था कि भाई रेप्लिकेशन के लिए स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट तो होना चाहिए ना भाई। ये तीनों ही प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए भाई वही मैंने आप लोग समझाया था कि मैंने कहा कि भाई जब ग्राउंड में जाओ और 400 मीटर की रेस स्टार्ट करनी है, तो आप मुझसे पूछोगे ना भाई कि सर आपने कह तो दिया कि रेस स्टार्ट करनी है, पॉइंट बताइए ना कोई जगह तो बताइए कहां से स्टार्ट होगी।
तो मैंने कहा था जहां पे चूना छिड़का रहेगा वहां से रेस स्टार्ट कर देना। उसी तरीके से रेप्लिकेशन में ओराई से स्टार्ट हो रही थी, ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर से और ट्रांसलेशन एयूजी से। बोलो भाई, यहां तक बेटा बात को समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब ये जो 64 कोडॉन जो है ना, वो मैंने बना के दिखाया, जो जॉर्ज गैमो ने बनाया था। किस तरीके से इसको बनाया जाएगा कि देखो बेटा, ये 4 कोडॉन आप इसको इधर इस तरफ लिख लीजिए, चारों कोडॉन, है ना। इसी तरीके से चारों कोडॉन आप इधर लिख लीजिए, लेकिन यहां पर एक एक कॉलम में 4 कोडॉन एक साथ रहेंगे, है ना, इस तरीके से, है ना। अब देखो यू यू वो यू यू, है ना। इसी तरीके से यू 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 के बाद क्या है? सी, यू यू सी, यू यू। और अच्छा, अब ये यू 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 और यू यू सी क्या होगा? ये फिनाइल एलानीन को कोड करेगा। बात समझ आ रही बेटा? ये फिनाइल एलानीन को कोड करेगा। अच्छा, इसी तरीके से तुम देखो यू यू ए, तो ये क्या बनाएगा? यू यू ए, ये ल्यूसीन को कोड करेगा। ल्यूसीन जो होती है वो 6 अमीनो एसिड कोड करते हैं। तुमने देखा फिनाइल एलानीन, ये फिनाइल एलानीन है ना। फिनाइल एलानीन को कितने कोडॉन्स कोड कर रहे हैं? 2, लेकिन ल्यूसीन को 6 कोडॉन कोड कर रहे हैं, सी यू यू, है ना। ल्यूसीन को 6 कोड कर रहे हैं। और ये बेटा उसके बाद आइसोल्यूसीन, फिर ये MET मतलब मिथ्योनिन है। उसके बाद 4 कोडॉन है वैलिन के। बोलो, फिर इसी तरीके से सेरीन है, और फिर प्रोलीन है, थ्रियोनीन है, एलानीन है। और यहां पर आएंगे तो देखो ये जो है, ये किसका है? ये है बेटा स्टॉप कोडॉन। ठीक है, ये है स्टॉप कोडॉन। एक स्टॉप कोडॉन यहां है और एक स्टॉप कोडॉन यहां है। और ये देखो AUG, मैंने आप लोगों से बताया था मिथ्योनिन का होता है। तो ये चार्ट बेटा, इस चार्ट में कम से कम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा होता है, वो कौन सा कोडॉन है जो स्टॉप कोडॉन होता है। ये 64 स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA, ये 3, है ना। उसके अलावा बेटा आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से कोडॉन्स होते हैं जो जिनके तीनों बेस सेम होते हैं। अभी बताया था मैंने नायरनबर्ग के एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो कम से कम ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसे आप लोग नोट्स पे जरूर बना लीजिएगा, ठीक है बेटा। और जो इंपॉर्टेंट है उसे टिक करिएगा। अच्छा, कुछ इसमें अमीनो एसिड ऐसी होती हैं जिनके 6 कोडॉन होते हैं। जैसे देखो ल्यूसीन को देखो तुम, इनमें कितने हैं? 6 कोडॉन है। तुम सेरीन को देखो, सेरीन का बेटा 4 यहां है और देखो 2 यहां पर है। कहां गया? हाँ, यहां पर है 2, है ना। तो इसके कितने हैं? इसके 6 कोडॉन है। सेरीन के भी 6 कोडॉन है, 4 यहां और 2 यहां है। इसी तरीके से आर्जिनिन के भी 6 होते हैं। देखो बेटा, आर्जिनिन के भी 6 होते हैं, ये और ये, है ना। और सिर्फ 2 अमीनो एसिड ऐसी होती हैं जिनके सिर्फ 1 कोडॉन होते हैं। एक तो तुम्हारा मिथ्योनिन है AUG, और दूसरा तुम्हारा ट्रिप्टोफैन है। बात समझ में? तो इस तरह के कम से कम सीक्वेंसेस आपको याद रहने चाहिए, पूछा जाता है। आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जेनेटिक कोड में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो पहली चीज बेटा कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है ना। यानी हमेशा हमेशा चाहे कुछ हो जाए लेकिन वो ट्रिपलेट नेचर का ही होता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 100 न्यूक्लियोटाइड दे रहा हूं, है ना, 100 न्यूक्लियोटाइड, बताइए आप कितने इससे कोडॉन्स बनेंगे। तो आप कहेंगे भाई 100 दे रहे हैं तो इसका मतलब 33 कोडॉन्स होने चाहिए। इसका मतलब 33 कोडॉन है, इसका मतलब वो 33 अमीनो एसिड को कोड करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 33 कोडॉन होंगे। बात समझ में? तो सब पहली चीज ये हो गई कि हमेशा वो ट्रिपलेट नेचर का होता है। दूसरा, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का क्या मतलब है? डीजेनरेसी का मतलब ये है कि भाई खुद तुम बताओ, कोडॉन कितने हैं? 61 कोडॉन है, और उनको कोड कितने को करना है? 20 अमीनो एसिड को कोड करना है। इसका मतलब यह है कि बहुत सी अमीनो एसिड ऐसी होगी जिनको एक से ज्यादा कोडॉन होंगे। अभी देखो बेटा, मैंने बताया सेरीन के 6 कोडॉन है, आर्जिनिन के 6 कोडॉन है, ल्यूसीन के भी 6 कोडॉन है। बात समझ में आई? बोल भाई, है ना।
तो इसी को हम लोग कहते हैं डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब होता है कि बहुत सी अमीनो एसिड ऐसी होती हैं जिनके एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड हैव मोर देन वन कोडॉन, जैसे सेरीन, ल्यूसीन, आर्जिनिन, इनके बेटा कितने कोडॉन्स होते हैं? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कोडॉन इन्हीं के होते हैं। सबसे ज्यादा कोडॉन, ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा कोडॉन किस अमीनो एसिड के होते हैं। सबसे ज्यादा 6 हो सकते हैं और ये 3 अमीनो एसिड के। अच्छा, सबसे कम मिथ्योनिन है और दूसरा है आपका ट्रिप्टोफैन। एक मिथ्योनिन हो गया और दूसरा बेटा आपका है ट्रिप्टोफैन। इनके कितने होते हैं? सिर्फ एक एक कोडॉन होते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीजेनरेसी का क्या मतलब होता है। तो डीजेनरेसी का मतलब होता है बेटा, डीजेनरेसी का मतलब यह होता है कि कोई भी जो अमीनो एसिड होती है उसके एक से ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं। और यह बात एकदम क्लियर भी है कि अगर 61 कोडॉन है और अगर 20 अमीनो एसिड हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत सी अमीनो एसिड ऐसी होंगी जिनके एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब यह होता है कि जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, जैसे मान लीजिए एक चेन है AUG, GUG और GGG, तो ऐसा होता है कि ये अलग और ये अलग होता है। देखो, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि AUG हो गया और उसके बाद फिर UGG हो गया, फिर GGU हो गया, ऐसे नहीं होता है। नॉन ओवरलैपिंग होता है। बात समझ में बेटा? ये नॉन ओवरलैपिंग होता है, तो हमेशा अलग अलग ही होता है। इसीलिए अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मान लीजिए 300 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, 300 न्यूक्लियोटाइड है, तो अब आप बताइए अगर 300 न्यूक्लियोटाइड है बेटा, तो ये 300 न्यूक्लियोटाइड कितने कोडॉन बनाएगा? तो आप कहेंगे ये 300 न्यूक्लियोटाइड में 100 कोडॉन होंगे, है ना, 100 कोडॉन होंगे, क्योंकि इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। अगर ओवरलैपिंग होता तब आप नहीं बता पाते, तब बहुत मुश्किल हो जाता कि बताना कि कितना हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसलिए आप बता सकते हैं कि अगर 300 न्यूक्लियोटाइड है तो बेटा इसमें 100 कोडॉन हो सकते हैं। चौथा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉमा लेस होते हैं। कॉमा लेस होते हैं। कॉमा लेस मतलब ऐसा नहीं होता कि इसमें AUG के बाद आप ऐसे कॉमा लगाइए, ये चीज नहीं होती है। बात समझ में? इस तरह की कोई चीज इसमें नहीं होती। तीसरा है नॉन एम्बिगुअस होता है। नॉन एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है? नॉन एम्बिगुअस का क्या मतलब ये होता है बेटा कि जो एक कोड होता है वो हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे मैं अगर कहूं कि AUG जो है ये बेटा कोड करता है, AUG जो है ये कोड करता है मिथ्योनिन को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो कोडॉन है ये एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। यानी मैं अगर ये कहूंगा कि ये मिथ्योनिन को कोड कर सकता है और ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, ये मैं एकदम गलत बोल रहा हूं। तो एक जो कोडॉन है वो हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, वो एक से ज्यादा कोड नहीं कर सकता। लेकिन इसके अपोजिट होता है कि एक अमीनो एसिड के कई कोडॉन हो सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने डीजेनरेसी में पढ़ा। लेकिन बेटा एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए हो सकता है। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है, वो मैं यहां दिखा दे रहा हूं। वो ये केस है कि मैंने आपको क्या बताया बेटा कि प्रोटीन की सिंथेसिस हमेशा मिथ्योनिन से स्टार्ट होगी, यानी हमेशा बेटा वो AUG से ही स्टार्ट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा रहा कि कोई RNA की सीक्वेंस ऐसा रहा कि वहां पर AUG नहीं है, तब क्या करोगे? तब उस केस में हम GUG से स्टार्ट करेंगे। उस केस में हम GUG से स्टार्ट करेंगे। अब देखो तुम, GUG नॉर्मल केस में बेटा किसको कोड करती है? याद रखना, GUG बेटा नॉर्मल केस में ये वैलिन को कोड करती है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि शुरू में, जैसे मान लो अगर मैं एक सीक्वेंस तुम्हें देता हूं, ये सीक्वेंस है,
ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। अब अगर इस सीक्वेंस को देखो, ये सीक्वेंस देखिए बेटा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए ये जो मैं सीक्वेंस आपको आरएनए का दे रहा हूं, इसमें बताइए प्रोटीन क्या बनेगी, कौन कौन से अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन होगा और कैसे बनेगी, तो तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में स्टार्टिंग में यहां पर अमीनो एसिड स्टार्टिंग में, अच्छा एक चीज और इसमें मैं दिखा दे रहा हूं, स्टार्टिंग में यहां पर क्या है, कहते एयूजी नहीं है, तब इस केस में हम क्या करेंगे, तब इस केस में बेटा हम जीयूजी से स्टार्ट करेंगे। उस केस में जीयूजी जो है वो मिथ्योनिन को कोड करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे कोडॉन रहे या ना रहे, प्रोटीन की सिंथेसिस हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, मिथ्योनिन से। बात समझ में आई? तब बेटा ये क्या होगा, जीयूजी ये क्या कोड करेगी, मिथ्योनिन, जीजीजी ग्लाइसिन, फिर ये फिनाइल एलेनिन है ना, फिर अब एयूजी आया है, अब यहां वाला एजी क्या कोड करेगा, मिथ्योनिन को। अब ये जो जीयूजी कोड क्या करेगा, क्योंकि अब ये नॉर्मल हो गया है, अब ये बेटा वायलिन को कोड करेगा। बात समझ भाई? तो मैंने आपसे क्या कहा कि नॉर्मल केस में हमेशा एक अमीनो एसिड, एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें वैलीन जो है वो एक से ज्यादा कोड करता है। वो नॉर्मल केस में वैलीन को भी कोड करता है, जीयूजी जो कोड है, और नॉर्मल केस में या एक्सेप्शनल केस में ये मिथ्योनिन को भी कोड करता है, जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया। आगे चले बेटा, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टार्ट सिग्नल। स्टार्ट सिग्नल मैंने कई बार बता चुका हूं बेटा, ये एयूजी जो होता है, एयूजी मिथ्योनिन के लिए है और ये एक तरह का स्टार्ट सिग्नल है। नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल, 3 होता है, यूएए, यूएजी और यूजीए, जो कि किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जेनेटिक कोड जो होता है ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है ये सारे ही ऑर्गेनिज्म के लिए लगभग सेम होता है ना। सेम होने का क्या मतलब है, मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे यहां यानी यूकैरियोट्स में अगर एयूजी जो है वो मिथ्योनिन को कोड कर रहा है ना, अगर एयूजी जो है वो मिथ्योनिन को कोड कर रहा है, तो आप प्लांट में चले जाइए, आप बैक्टीरिया में चले जाइए, आप पैरामीशियम, यूग्लिना और दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले जाइए, वहां पर आप पाएंगे कि एयूजी जो है वो मिथ्योनिन को ही कोड करेगा और जीयूजी जो है वो वैलीन को ही कोड करेगा। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि जेनेटिक कोड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, लगभग क्या होता है, सेम होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या होता है, जेनेटिक कोड सेम होता है बेटा। बात समझ में आई है ना। डज नॉट जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल एंड इट इज सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी ऑल ऑर्गेनिज्म का मतलब यह है कि देखिए आपको यह बात पता है कि ह्यूमन के केस में अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जो क्रोमोसोम होता है या डीएनए होता है वो 2 जगह होता है। एक आपके जो मेन होता है वो न्यूक्लियस होता है, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए तो पाया जाता है ना भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। इसका मतलब चाहे न्यूक्लियस की बात करूं और चाहे मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, दोनों ही जगह क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी विद सम एक्सेप्शंस। जाहिर सी बात है, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये जो जेनेटिक कोड है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा, प्लांट में, बैक्टीरिया, हर जगह पाया जाएगा और हर जगह लगभग सेम होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। और वो एक्सेप्शन बेटा पाया जाता है हमारे ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में और पैरामीशियम में। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन बेटा बता दे रहा हूं, ये एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे है ना। जैसे पहला मैं बताऊं तुम्हें, यूएए या यूजीए, ये अगर आप यूकैरियोट्स में और नॉर्मल केस में देखेंगे तो ये स्टॉप कोडॉन होता है, ठीक है, स्टॉप कोडॉन होता है। लेकिन पैरामीशियम में बेटा ये किसको कोड करता है, ग्लूटामीन अमीनो एसिड को। बात समझ में आ गई, पैरामीशियम में ये ग्लूटामीन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप एजीजी और एजीए की बात करेंगे तो ये आर्जिनिन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। लेकिन अगर आप ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो वहां पर ये स्टॉप कोडॉन को कोड कर रहा है। इसी तरीके से बेटा यूजीए आपको नॉर्मल केस में यानी न्यूक्लियस वाला जो डीएनए होता है, अगर उसमें आप देखेंगे तो वहां पर वो स्टॉप कोडॉन को कोड कर रहा है।
लेकिन अगर आप ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो वहां पर बेटा ये ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे, है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट है इस पॉइंट का, वो कोलिनियरिटी है। कोलिनियरिटी बेटा इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया है, वो क्या है कि द सीक्वेंस ऑफ एंड लिनियरिटी ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए इज मेंटेन्ड इन आरएनए। जो सीक्वेंस होगा वो डीएनए में, वही सीक्वेंस होगा आरएनए में, है ना। और एंड फर्दर सच सीक्वेंस इज आल्सो मेंटेन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। अभी बेटा मैंने आप लोगों को बताया है, अगर यहां पर ए जी यू सी है तो यहां पर भी सीक्वेंस ए का यू हो जाएगा, जी का सी, यू का ए, सी का जी हो जाएगा, और उसी बेसिस पे हम यू सी ए जो भी होगा वो यहां पर सॉरी यहां पर अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी वही होगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं कोलिनियरिटी। अच्छा, अब एक चीज एक्सेप्शनल पढ़ लेते हैं, वो है वॉबल हाइपोथेसिस। वॉबल हाइपोथेसिस बेटा इसे क्रिक ने दिया था, याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। वॉबल हाइपोथेसिस जो है ये क्रिक ने दिया था, और वॉबल हाइपोथेसिस असल में ये समझाने की कोशिश करता है, वॉबल हाइपोथेसिस जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझाने की कोशिश करता है कि आखिर जो डीजेनरेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो असल में यही डीजेनरेसी को समझाने की ठीक है बेटा। जो वॉबल हाइपोथेसिस है ये असल में डीजेनरेसी को समझाने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं किसी अमीनो एसिड के लिए, और उनमें क्या सिमिलरिटी हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडॉन असल में इज रिलेटेड टू थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन होता है ना। जैसे देखो, अब इसको तुम देखो, इन्होंने क्या कहा, थर्ड कोडॉन होता है, उस कोडॉन को वो वॉबल बेस का। अब ये तुम स्ट्रक्चर देखो, ये पूरा, अब तुम ये देखो, अगर सेरीन का तुम देखो तो तुम सेरीन में पाओगे कि शुरू के जो पहला बेस है और जो दूसरा बेस है वो क्या है, सेम है चारों में, लेकिन जो थर्ड है वो क्या है, ये थर्ड वाला बेटा अलग है ना। ये थर्ड वाला क्या है, अलग है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ थर्ड वाले में ही फर्क होता है, उसके अलावा जो शुरू का पहला और दूसरा बेस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और इसी थर्ड वाले बेस को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बेटा इसे वॉबल बेस का, ये जो थर्ड वाला बेस है इससे ही उन्होंने वॉबल बेस कहा, ठीक है बेटा, वॉबल बेस का। इसी तरीके से आप यहां आर्जिनिन देखिए, ये आर्जिनिन देखिए, यहां पर भी आप पाएंगे कि शुरू का जो पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा जो है वो CG है, लेकिन जो तीसरा है वो बदला हुआ है, अलग है, और वहां पे UCAG अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी क्या है, वॉबल बेस है। तो ये बेटा है आपका जेनेटिक कोड, इसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तभी अगला जो टॉपिक है वो हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए, तभी आप लोग नेक्स्ट क्लास अटेंड करिएगा, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे वाला टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा। बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।